प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सदगुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे त्रिदिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। जय शनिदेव। सुभारती संवाद देखने वाले सभी दर्शकों को साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी का नमस्कार, प्रणाम, जय शनिदेव। दर्शकों, आज हम चिकित्सा संबंधी बात लेकर आए हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, जिस प्रश्न में कहा गया है कि आप बिना किसी औषधि के लोगों का इलाज करती हैं और आपकी मंत्र चिकित्सा से, नेचुरोपैथी चिकित्सा से, ज्योतिषी चिकित्सा से बहुत सारे लोग अच्छे हो रहे हैं। तो आप शुगर की बीमारी के बारे में, ब्लड प्रेशर की बीमारी के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी दीजिए, जिससे कि हमारी दवाइयाँ छूट जाएं, जिससे कि हम बिना किसी औषधि के अच्छे हो पाएँ और पहले जैसे हो जाएं। ऐसा मिलता जुलता प्रश्न हमारे कई लोगों ने हमसे पूछा है और आज हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो मैं चिकित्सा शिविर लगाती हूँ हर जनवरी महीने में प्रतिवर्ष, उसके आधार पर, और जो मैं ट्रीटमेंट देती हूँ लोगों को ज्योतिष मार्गदर्शन के समय में, उसके आधार पर, या ज्योतिष की डॉक्टर होने के नाते या ज्योतिष के चिकित्सा के कार्य को संभालने के नाते मैं मेरे अनुभव के आधार पर आज आपको अद्भुत चिकित्सा बता रही हूँ। और जो चिकित्सा आप सुनेंगे, जानेंगे, उसको आज से ही फॉलो करना शुरू कीजिए। मेरा विश्वास है कि आपकी औषधियाँ छूट जाएंगी और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। सबसे पहले तो किसी परेशानी का कारण समझिए। यदि कोई चीज़ सूख गई है तो सूखने का कारण है उसकी जड़, और जड़ पर यदि हमने पानी नहीं डाला तो वह पौधा सूखा ही रहेगा, हरा भरा नहीं रहेगा। तो उस बीमारी के लक्षण को देखिए, उसकी जड़ पर जाइए, उसके कारण को पता लगाइए। चलिए आते हैं आपके प्रश्न पर। शुगर की बीमारी है तो कैसे अच्छी होगी, कब अच्छी होगी, क्या करना पड़ेगा, क्या ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और कैसे नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो देखिए, पहले शुगर की बीमारी का कारण समझिए। अनियमितता का दूसरा नाम शुगर है। हमारा खान पान, सोना, दैनिक कर्म सब कुछ अनियमित हो तो एक दिन ऐसा आता है कि व्यक्ति शुगर का पेशेंट बन जाता है। कैसे? जब हमें परमात्मा ने भोजन करने के लिए कहा गया तब हम सोए रहे और हम उठे नहीं।
जब हमें सोने का समय परमात्मा ने दिया तो हमने जागा और जागकर हमने भरपेट भोजन किया। जो समय जिस चीज़ के लिए निर्धारित था उस समय हमने वो काम ना करके कोई दूसरा अन्य कार्य किया, अनियमितता का दूसरा नाम शुगर है। जैसे अपनी मन मर्जी से सोकर उठना, अपनी मन मर्जी से कभी सुबह नहाना, कभी दोपहर को नहाना, कभी शाम को नहाना, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, जब आपकी सुविधा हुई तो आपने स्नान कर लिया, जब आपकी सुविधा हुई तो आपने नाश्ता कर लिया, जब आपकी सुविधा हुई तो आपने चाय पानी कॉफ़ी जो भी पीना है वो पी लिया। पर एक निश्चित समय नहीं है कि भाई कौन से समय में ये यदि मैं लूँ तो इससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और ये गलत समय में लेने से मुझे नुकसान होगा। तो जब आप अनियमित समय पर सोकर उठते हैं और अनियमित समय पर आप स्नान करते हैं और अनियमित समय पर नाश्ता करते हैं और गलत समय पर भोजन करते हैं तो वह सबसे पहले शुगर का बीजारोपण आपके शरीर के अंदर में करने का कारण बन जाता है। नियम कहता है, आयुर्वेद कहता है कि जो पित्त की बेला होती है 10 बजे से 2 बजे के बीच में हमें भोजन कर लेना चाहिए। 10 बजे से 2 बजे के बीच में भोजन ना करके हम दोपहर का भोजन 4-5 बजे कर रहे होते हैं या फिर सुबह 10 बजे के पहले खा के निकल गए होते हैं। हमें जो पित्त पचाने का काम करता है, जो पित्त हमारे भोजन के लिए जठराग्नि पैदा करता है, हमें उसका लाभ नहीं मिल पाता और जैसे जैसे जठराग्नि शीतलता में बदलने लगती है हम भोजन की तैयारी करते हैं। तो जो व्यक्ति एक निश्चित समय पर भोजन नहीं करते या जो भोजन के लिए समय बना है उस समय को ध्यान में नहीं रखते तो वो व्यक्ति आगे चलकर धीरे धीरे शुगर पेशेंट बन जाते हैं। इसी तरीके से अनावश्यक रूप से ज़्यादा भोजन के साथ पानी का इस्तेमाल करना, अनावश्यक रूप से भोजन के समय में वार्तालाप करना, अनावश्यक रूप से अधिक मीठा खाना, अनावश्यक रूप से कुछ ऐसी चीज़ों को ज़्यादा बार बार खाना जिनमें ग्लूकोज और शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है तो भी कई बार हम शुगर के पेशेंट बन जाते हैं। इसके अलावा अनावश्यक मानसिक तनाव में रहना, कारण कुछ नहीं है पर हमने कारण बना रखा है, निराकरण हम सोचते नहीं हैं, पॉजिटिव सोचना हमने बंद कर दिया है, 24 घंटा निगेटिव धुन हमारे दिमाग में भरी रहती है। तो जो निगेटिविटी है और जो पॉजिटिव चीज़ का आप त्याग कर चुके हैं ऐसे से आप शुगर को जन्म देते हैं। अनावश्यक जब टेंशन एक सीमा को पार कर जाता है तो व्यक्ति पेशेंट बन जाता है शुगर का, शक्कर की बीमारी का। तो अब हमें ये सोचना है कि हम शुगर के यदि पेशेंट हो गए हैं, अपनी गलत नीतियों से, गलत भोजन करने से, खुराक से ज़्यादा खाने से या बार बार खाने से या गलत समय में भोजन करने से और ज़्यादा शुगर प्रधान चीज़ों को खाने से, तो अब हम करें क्या? जो हम शुगर के पेशेंट तो हो गए पर शुगर के पेशेंट होने के बावजूद भी हमारी शुगर लेवल हो जाए और हम स्वस्थ हो जाएं। तो इसके लिए मैं आपको एक चिकित्सा बता रही हूँ। उस चिकित्सा को बताने के पहले आपसे एक आग्रह कर रही हूँ कि सबसे पहले उस कारण पर विचार कीजिए जिस कारण ने आपको शुगर की बीमारी दी है। जैसे एक निश्चित बनाइए कि सूर्योदय के पहले उठना ही होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है और नहीं उठेंगे तो ये बीमारी को और बढ़ाते चले जाएंगे। सूर्योदय के पहले उठने की जो हमारी परंपरा रही है वो वैदिक रही है और सूर्योदय के पहले उठने से बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता रहा है। और सूर्य की जो एनर्जी सूर्योदय के पहले रहती है उस समय जो पावर रहता है प्रकृति के अंदर में वो अद्वितीय रहता है और हम जब सोए रहते हैं तो वो पावर हम खो देते हैं, वो एनर्जी से हम वंचित रह जाते हैं और हम हष्ट-पुष्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए जिस समय प्रकृति हमें जगा रही हो उस समय हमें सोना नहीं चाहिए। तो सूर्योदय के पहले उठना हमारे लिए ज़रूरी नहीं, मजबूरी भी है। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन ये है कि जब आप सोकर उठते हैं उसके समय में आप 20 मिनट के अंदर अंदर में भरपूर पानी का सेवन कीजिए। चिकित्सा ये कहती है कि आप जितना ज़्यादा सोकर उठने के बाद में पानी पीते हैं, और पानी भी गर्म या गुनगुना लेना है, ठंडा नहीं लेना है, तो जितना ज़्यादा आप गर्म पानी का सेवन करते हैं उतना ज़्यादा आपकी बॉडी की क्लीनिंग होती है। जो रात्रि भर हमने सोकर विषैले तत्वों को पैदा किया है, अंदर अंदर कुछ विषैली चीज़ें जमा हो गई हैं,
जो कि पानी पीने के माध्यम से, शौच के माध्यम से निकल जाना चाहती हैं, और हमें ऐसा करना चाहिए कि सोकर उठने के बाद में हमें गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा जब भी कभी हमें ऐसा लगे कि हमारा वातावरण बिगड़ रहा है, हमें बार बार प्यास लग रही है, हमें बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, बार बार हमें कहीं भूख लग रही है और ये शुगर के बढ़ने के लक्षण हो सकते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपको एक बड़ा उपचार करना चाहिए। और वो उपचार ये है कि कुछ धान्य है जो मिलाना है और उसकी रोटियां बनाकर आपको खाना है, जिससे कि आपके बॉडी के अंदर में जो शुगर ने जगह बना ली है वो धीरे 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 संतुलित हो जाए और धीरे धीरे लेवल पर आ जाए। ये मत सोचिए कि वो आम मीठा था, ये मत सोचिए कि अंगूर या जामुन मीठा था, बस ये सोचिए कि शुगर जो थी उसमें नेचुरल शुगर थी, बनावटी शुगर नहीं थी, हमने कुछ उसमें डाला नहीं था मीठापन, वह प्रकृति ने ही आपको मिठास दी हुई थी। तो उसको आप सेवन में लाइए और आप देखिए उससे शुगर बढ़ेगी नहीं, उससे शुगर लेवल होते चली जाएगी। पर 12 बजे के पहले पहले भरपूर पेट भर के फ्रूट खाइए, खाना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्रूट में आकाश तत्व भी है, जल तत्व भी है, और फ्रूट शुगर की बीमारी का शर्तिया इलाज भी है। और फ्रूट आपके अंदर में वो चीज़ें देता है जो चीज़ें आप बहुत सारे टॉनिक से प्राप्त नहीं कर सकते। इसका फाइबर आपको अद्भुत शक्ति देता है, इसलिए पेशेंट को तो फ्रूट औषधि के लिए खाना ही चाहिए। मौसम के हिसाब से खाइए, जिस समय मौसम में जो मिल सके उसका सेवन कीजिए। अब मैं बता रही थी आपको कि कौन से अनाज मिलाना है। तो देखिए, मैं 1 महीने की आपकी खुराक तैयार कराती हूँ। मैंने अद्भुत ये चिकित्सा की है और सालों साल लोगों ने इसका सेवन किया है। अब तो लोग आदी भी बन गए हैं, बड़ा टेस्टी भी लगने लगा है ये आटा और इसकी रोटियाँ, अब छोड़ नहीं पा रहे हैं और शुगर की गोलियाँ छूट गई हैं। तो देखिए आपको कैसे आटा तैयार करना है। 2 किलो आपको गेहूं लेना है, उस गेहूं के साथ में आधा किलो आपको बाजरा लेना है, आधा किलो मक्का लेना है, और आपको उसके अंदर 1 पाव यानी 250 ग्राम मेथी दाना लेना है, 200 ग्राम खसखस लेना है। तो कौन कौन सी चीज़ें हो गई हैं जिसे हमें मिलाना होगा। पहले गेहूं है, फिर बाजरा है, फिर मक्का है, फिर जो मटकी कहते हैं शुद्ध हिंदी में उसे मोठ कहते हैं, तो मोठ भी है, अब वो भी आधा किलो है, ये सब आधा किलो है। और मेथी है 250 ग्राम, और उसके बाद में खसखस है 200 ग्राम। इतनी चीज़ें आपको इस अनुपात में लेनी है। एक पेशेंट के लिए 1 महीने की खुराक है। इसे पूरा साफ़ सुथरा तैयार कर लीजिए, इसका आटा तैयार कर लीजिए। अब इसकी दैनिक प्रतिदिन भोजन प्रणाली में रोटियां बनाना शुरू कीजिए। जैसे हम बाजरे की और जवारी की और गेहूं की रोटी बनाते हैं, ठीक इसी प्रकार से इसकी 2 रोटियां बन जाएंगी। आप नमक डाल के भी बना सकते हैं, घी डाल के बना सकते हैं, गरम करके घी लगाकर खा सकते हैं, जैसी आपको स्वादिष्ट लगे। पर मैंने देखा है कि स्वादिष्ट लगती है, ख़राब नहीं लगती। फिर आपको आदत लग जाती है, फिर आपको ऐसा लगता है कि इसी रोटी में स्वाद आ रहा है। तो ये ब्लड की सफाई करती है, ये लीवर की सफाई करती है, ये आपके विकारों को साफ करती है और ये आपको उज्ज्वल और स्वस्थ बनाती है। इसलिए ये रोटियां यदि आप 2 बार भोजन करते हैं तो दोनों बार के भोजन में ये 1-1, 2-2 रोटी शामिल कीजिए। 1 बार भोजन करते हैं तो 1 बार के भोजन में शामिल कीजिए। पर जो मैंने अनुपान भेद बताया है, जो मात्रा बताई है आपको, वो 1 महीने की ही खुराक है, तो 1 महीने के अंदर उसे ख़त्म हो जाना चाहिए। आप ऐसा ना करें कि आप सादा रोटी ज़्यादा ले लें और ये जो औषधि के लिए आपको चिकित्सा है इसे कम कर दें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको मेरे अनुभव के आधार पर ये चिकित्सा बताई। इस चिकित्सा का जो मूल कारण है वो है आपके ब्लड के अंदर में शुगर की मात्रा का बढ़ना, और उसको कम करने के लिए जो मेथी है वो बड़ी सहायक होती है। किसी मीठी चीज़ का मीठासपन कम करना है तो उसमें कड़वी चीज़ मिला दीजिए, और मेथी कड़वी सबसे ज़्यादा है। जब हम आटे में मेथी मिलाते हैं तो उसके शुगर को, उसके ग्लूकोज को वो ख़त्म कर देती है। और वैसे भी हमारे यहाँ के बात रोगों में पूरी 80 प्रकार की बीमारियों का समाधान मेथी से मिलता है। तो हम बात कर रहे थे शुगर पेशेंट के लिए कि उसे क्या क्या करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। तो आपने देखा कि
उस व्यक्ति को जिसको ये बीमारी है, उस व्यक्ति को ये आटा तैयार करना है और इसकी रोटियां खाना है, नियमित रूप से उसका सेवन करना है। इसके अलावा हमें चाहिए कि हम मेथी रात्रि में भिगा दें और 1 चम्मच मेथी भिगाकर उसको जब मेथी फूल जाए सवेरे तो उसका मेथी का पानी भी पिएं और मेथी को चबा चबा कर हमें खाना चाहिए। उसके साथ में तुलसी पत्ता या नीम पत्ता या कोई भी एक मीठा रेवड़ी का टुकड़ा भी लिया तो भी चलता है कि वो इतना नुकसान नहीं करता आपको, पर उसको बॉडी में जाने के लिए कहीं ना कहीं तो कोई साधन चाहिए। तो आप चाहें तो नियमित रूप से ये मेथी वाला ट्रीटमेंट कायम रखें, चालू रखें, इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। मैंने बात की थी प्रारंभ में शुगर की और ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर है तो शुगर होने की संभावना है, शुगर है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना है। शुगर घटती बढ़ती रहती है, शुगर कम हो जाना और शुगर का बढ़ जाना दोनों ही खतरनाक है। कम होने की स्थिति में आप मेथी का इस्तेमाल नहीं करें और शुगर ज़्यादा होने की स्थिति में आप मेथी का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में करें। शुगर का घटना बढ़ना ये दोनों ही आपके लिए नुकसानदायक इसलिए है कि यदि घट जाता है तो भी एनर्जी लॉस होती है और बढ़ जाता है तो भी ज़िंदगी को परेशानी है। हम चाहते हैं कि आप टेंशन फ्री होने के लिए किसी मंत्र के जाप से जुड़ें और मेडिटेशन की प्रक्रिया से जुड़ें। जब तक आप मन से बोझ कम नहीं करेंगे, टेंशन फ्री नहीं होंगे, तब तक ये शुगर की कोई भी औषधि आपको रामबाण औषधि बनकर काम नहीं करेगी। मैंने एक ज्योतिष होने के नाते, एक चिकित्सक होने के नाते, आयुर्वेद की डॉक्टर होने के नाते शिविर जब मैं लगाती हूँ तो मैंने देखा है कि वे व्यक्ति शुगर के ज़्यादा पेशेंट हैं जो पका हुआ अन्न ज़्यादा खाते हैं और जो चाय ज़्यादा मात्रा में पीते हैं, क्योंकि चाय जब हम पीते हैं तो उसमें शक्कर की मात्रा हमें बार बार ज़्यादा लेनी पड़ती है। वे व्यक्ति ज़्यादा शुगर के पेशेंट हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में पानी बहुत कम पी रहे हैं और अन्न ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। वे ज़्यादा पेशेंट हैं जो फ्रूट खाना छोड़ चुके हैं, जो फल खाना ही नहीं चाहते हैं, या वहम हो गया है कि फल मीठे होते हैं और उससे शुगर हो जाएगी और इस वहम ने उनका फल खाना बंद करवा दिया है। इसलिए ऐसे व्यक्ति शुगर के ज़्यादा पेशेंट हैं। मैं एक ट्रीटमेंट आपको देती हूँ, 7 दिन का नवरात्रि का व्रत कीजिए। यदि शुगर पेशेंट हैं, एक ट्रीटमेंट करके देखिए। उस 7 दिन के नवरात्रि के व्रत में कुछ नहीं करना है, फलहार खाना है, केवल फल खाना है। सब प्रकार के मीठे फल, सब प्रकार के मौसमी फल, केवल फल ही फल। आप फल खाइए, जी भर के खाइए, 2 बार खाइए, 3 बार खाइए, जितनी बार अच्छा लगे और जितने प्रकार के फल अच्छा लगे। सिर्फ नवरात्रि में आप फल खाइए, फल पर रह जाइए। अब नवरात्रि के प्रथम दिन जब आपने फल खाना शुरू किया था, चाहे वो रोज़ आम ही क्यों ना खाएं, जब फल खाना शुरू किया था तब आपकी शुगर चेकिंग कीजिए। जब 7 दिन पूरे हो जाए तब आपकी शुगर चेकिंग कीजिए। फिर आपको रिजल्ट जो मिलेगा उससे आपको पता चलेगा कि फलों ने आपको नुकसान किया है या फलों ने आपको स्वास्थ्य लाभ दिया है। ये एक बहुत अच्छी बात जो है उभर कर सामने में आई है, रिसर्च का विषय है जो आपको दिया गया है। सेकंड बात यह है कि आप यदि पेशेंट हैं और आप यदि शुगर पेशेंट हैं और आपका लीवर कमज़ोर हो गया है, पाचन कमज़ोर हो गया है, कब्ज ज़्यादा रहने लगी है, क्योंकि ये शुगर पेशेंट के लिए कॉमन लक्षण है। यदि आपको गैस्ट्रिक एसिडिटी होने लगी है, यदि आप परेशान हो गए हैं बार बार पेट की तकलीफ़ से, तो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने भोजन में अधिक मात्रा में सलाद का उपयोग करें। जो कच्ची चीज़ें होती हैं, आपका गोभी है, गाजर है, भिंडी है, मूली है, ये सब जो चीज़ें कच्ची होती हैं, या प्याज है, टमाटर है, ये सब गाजर वगैरह, पत्ता गोभी, ये सब कच्चे खाए जा सकते हैं। इनको भोजन में शामिल करें और ज़्यादा मात्रा में इनको उपयोग करें। पहले सलाद खाएं, उसके बाद में भोजन करें। यदि आप पहले सलाद लेते हैं और बाद में भोजन करते हैं और भोजन में सलाद की मात्रा ज़्यादा रखते हैं, तो ये आपके अंदर में जो शुगर विद्यमान है, बॉडी की क्लीनिंग नहीं हो पा रही है, पूरा टॉक्सिन तैयार हो गए हैं, ये उस पर ये सलाद काम करता है और ये क्लीनर है हमारी बॉडी का। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर वह पेशेंट जो शुगर से बचना चाहता है और जो शुगर को अच्छा करना चाहता है, वो मेरे बताए हुए इस मार्ग को ज़रूर अपनाएं। और मैंने
बहुत सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया, तब मैंने आप तक ये संदेश पहुंचाया है। मैं समझती हूँ इसमें आपको आरोग्यवान और आयुष्मान होने का वरदान मिलेगा। बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, और मैंने पहले कहा था कि ब्लड प्रेशर कम है या ज़्यादा है और ब्लड प्रेशर का इलाज कैसे करें। ब्लड प्रेशर क्यों हुआ, पहले इस विषय को समझें। ब्लड प्रेशर होने के मेन कारण जो रहते हैं वो ये रहता है कि व्यक्ति किसी भी विषय को लेकर तनावग्रस्त जब ज़्यादा हो जाता है, तो जैसे कोई क्रोध में है तो आप उसका ब्लड नापिए तो पता चलेगा कि उसकी स्पीड ज़्यादा है। जब आप ब्लड प्रेशर रक्तचाप नापेंगे, ब्लड प्रेशर नापेंगे और वो क्रोधी व्यक्ति है या क्रोध में है या टेंशन में है, तो वो रक्तचाप बढ़ जाएगा। और जब वो शांत होगा, मेडिटेशन से निकलेगा, पूजा रूम में होगा, पूजा रूम से बाहर निकलेगा और आपने रक्तचाप लिया, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी निकल सकता है। यानी एक ही व्यक्ति है और एक दिन में 4 बार के 4 व्यवहार वो करता है और 4 व्यवहार में 4 बार उसका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए मंत्र जाप हमारी एक ऐसी पद्धति है जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है। मेडिटेशन एक ऐसी पद्धति है जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है। जितने भी व्यक्ति ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वे एक्सेप्ट कर लें कि या तो वो क्रोधी हैं, अग्नि तत्व वाले हैं, या उन्हें छोटी छोटी सी बातों पर टेंशन लेने की आदत बनी हुई है। बिना इस संदर्भ के आदमी को ब्लड प्रेशर हो नहीं सकता और आदमी ब्लड प्रेशर का शिकार नहीं हो सकता। इसलिए यदि मान लीजिए कि हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो गए हैं और ब्लड प्रेशर का इलाज करना चाहते हैं, तो हमें दैनिक व्यवहार जीवन में अधिक से अधिक मौन रखने की आदत डालनी पड़ेगी, शांत रहने की आदत डालनी पड़ेगी, अधिक से अधिक कम बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। सेकंड बात यह है कि यदि हमें हाई ब्लड प्रेशर है, तो हमारा औषधि ट्रीटमेंट अलग होगा, और यदि लो ब्लड प्रेशर है तो औषधि ट्रीटमेंट हमारा अलग होगा। यदि हमें हाई ब्लड प्रेशर है तो ज्योतिष के अनुसार में आपको कोल्ड तासीर चाहिए, ठंडी चीज़ें चाहिए, ठंडे आइटम चाहिए। जैसे मैंने ट्रीटमेंट में देखा कि यदि मैं चंद्रमा की चांदी का कड़ा बनाकर, कंगन बनाकर किसी व्यक्ति को हाथ में पहना दूँ, चांदी की अंगूठी पहना दूँ, महिलाएं हैं तो चांदी की पायल पहना दी, कान में हाथ में चांदी के कुछ आपके आभूषण पहना दिए, उससे ब्लड प्रेशर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। चांदी की जो शीतलता है वो ब्लड प्रेशर को कम कर देती है। यदि ऐसा व्यक्ति सोना पहनता है, तांबा पहनता है और उसे आभूषण पहनने का भारी शौक है और वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो और बीमारी बिगड़ जाएगी और बात हाथ से निकल जाएगी और वो पेशेंट अपना इलाज नहीं करा पाएगा। इसलिए यदि हाई ब्लड प्रेशर है तो व्यक्ति को चाहिए कि चांदी के गिलास में पानी पिए और चांदी का सेवन ज़्यादा करे, कोल्ड चीज़ों का सेवन ज़्यादा करे, कोल्ड रहने की कोशिश करे और कोल्ड आइटम को इस्तेमाल करें। इसी के साथ साथ में यदि किसी को भी ब्लड प्रेशर की शिकायत है और वो व्यक्ति चाहता है मैं पूरी तरह से स्वस्थ होकर जीवन जीऊँ और मुझे ब्लड प्रेशर से मुक्ति मिले, तो सर्पगंधा नाम की एक जड़ी आती है और हर जगह उस जगह मिलती है जहाँ पर जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं। जटाओं के जैसा वो रहती है, एकदम जटा के जैसा उसका हाथ में छूने से लगता है कि जैसे हमने कोई नारियल की जटा निकाल ली हो। तो सर्पगंधा नाम की जो जड़ी आती है उस जड़ी को आप पानी में उबालिए, उसके उबले हुए पानी को आप भर के रखिए और उसमें से 1 कप पानी निकालकर 1 नींबू उसके अंदर में पूरा डालकर हल्का सा उसके अंदर में नमक और शक्कर डालकर उसे घूट घूट आपको रोज़ सवेरे सवेरे पीना चाहिए। ऐसा करने से आपके ब्लड प्रेशर को बहुत नॉर्मल होने का अवसर मिलेगा। वर्तमान समय में तो आयुर्वेदिक पद्धति में आयुर्वेदिक औषधियों के यहाँ पर सर्पगंधा बटी के नाम से गोली भी आप ले सकते हैं। इस तरह से यदि लो ब्लड प्रेशर है तो भी आप एक काम कर सकते हैं, उसको लो ब्लड प्रेशर को अच्छा बनाने के लिए, उसको लो ब्लड प्रेशर को अच्छा काम करने के लिए आपको कुछ गर्म चीज़ों का सेवन करना पड़ेगा, गर्म चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी जिससे कि लो ब्लड प्रेशर जो है अपना नॉर्मल स्थिति में पहुंच जाए। जैसे जैसे आप खान पान में गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, पीने की चीज़ों में गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, वैसा वैसा ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल होता चला जाएगा।
इसके साथ साथ में ब्लड प्रेशर के पेशेंट को ये भी ज़रूरी है कि वह व्यक्ति जो भी डेली रूटीन में भोजन कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उनकी तासीर कैसी है। यदि उनकी तासीर पित्त प्रधान है तो हाई ब्लड प्रेशर के व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए, और यदि वात प्रधान है तो इसका मतलब लो ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। जो हाई ब्लड प्रेशर वाला व्यक्ति है उसे चाहिए कि वो प्रतिदिन मेथी को भिगाए और मेथी का पानी ले और मेथी को चबा चबा कर खाए, कच्ची मेथी को। और लो ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को मेथी दाना बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, उससे अवॉइड करना चाहिए। कभी गन्ना रस मिल जाए आपको, कभी नारियल पानी मिल जाए आपको, कभी आपको फलों का जूस मिल जाए, ये आपके लिए औषधि का काम करेंगे। तो दर्शकों, मैंने आज बहुत अच्छी चिकित्सा आपको बताई, और सबसे अच्छी बात यह है कि शुगर हो, लो ब्लड प्रेशर हो या हाई ब्लड प्रेशर हो, हमें दैनिक आराधना में मेडिटेशन करना ही करना चाहिए, मौन का पालन करना ही करना चाहिए। यदि हम मेडिटेशन करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, तो ये दोनों बीमारियों पर हम नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। खान पान की पद्धति तो इसमें लाभ देती ही है। ज्योतिष के अनुसार में यदि आप शुगर पेशेंट हैं और आपको एनर्जी की ज़रूरत है, और यदि आपकी बुध की राशि षष्टम अष्टम द्वादश नहीं है, तो आपके लिए पन्ना रत्न सोने में अंगूठी बनाकर पहनना आपके लिए बड़ा फायदेमंद है। और यदि आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और षष्टम अष्टम द्वादश सूर्य आपके यदि नहीं है, तो आप सूर्य रत्न माणिक पहन सकते हैं, जिसका रिलेशन ब्लड प्रेशर से है, और माणिक पहनना आपके लिए ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए अच्छा साबित होगा। पर शर्त यह है कि आप पित्त प्रधान ना हो, और शर्त यह है कि षष्टम अष्टम द्वादश आपकी सूर्य की राशि ना हो, यानी आपका सिंह राशि का 5वां नंबर षष्टम अष्टम द्वादश नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आप शीतलता के बनाए रखने के लिए मोती की माला या मोती का धारण भी कर सकते हैं, मानसिक तनाव को कम करने के लिए, मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए। ये मैंने ज्योतिष के आधार पर भी कुछ ट्रीटमेंट आपको बताए। एस्ट्रोलॉजर होने के नाम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राशियों के रत्न पहनने से बचें। राशियों का रत्न तभी पहने जब 6वें और 8वें और 12वें स्थान पर आपकी राशि का नंबर ना पड़ा हो, आपकी राशि का चंद्रमा, आपकी राशि ना लिखी गई हो। यदि आप 6वें, 8वें, 12वें स्थान पर अपने राशि के चंद्रमा को या राशि को पाते हैं, तो भूल कर भी राशि का रत्न ना पहने, और कोई दूसरा रत्न ऐसा पहने जो ट्रीटमेंट में काम आए। तो आज आपकी फरमाइश पर मैंने शुगर संबंधी चिकित्सा बताई, जिसमें ज्योतिष का मार्गदर्शन भी था, नेचुरोपैथी भी थी, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक ट्रीटमेंट भी था, और बहुत सारी ज्ञान की बातें थी कि हम बिना किसी दवा के और बिना किसी मेडिकल की औषधि के और बिना किसी ट्रीटमेंट को कराए कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, और ब्लड प्रेशर का भी बताया। आपके प्रश्नों का हमें इंतज़ार रहेगा, आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। अगले शनिवार फिर हम किसी न किसी चिकित्सा को लेकर आएंगे, इसी समय इसी कार्यक्रम में सुभारती संवाद साधिका दीदी के साथ। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर से ज़रूर देखें। श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के नाम से जो YouTube चैनल है, और दूसरा YouTube चैनल साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी के नाम से है। हमने बहुत सारी चीज़ें उसमें डाली हुई हैं, और बहुत सारे रोगों के निवारण और बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें आपको उसमें देखने सुनने को मिलेंगी। आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी के साथ में 2 हमारे वेबसाइट भी हैं, उनका भी आप अध्ययन कर सकते हैं ज्ञानवर्धन के लिए। तो भक्तों, दर्शकों, अब आप हमें आज्ञा दीजिए। हम अगले शनिवार को फिर नए मैटर के साथ में, नए विषय के साथ में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय शनिदेव। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।